द ग्रज एक अमेरिकन हॉरर मूवी है जो कि जापानीज मूवी का रीमेक है जिसका नाम जू-ऑन है। द ग्रज मूवी 22 अक्टूबर 2004 को रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर टाकाशी शिमिजू है, जिन्होंने जू-ऑन मूवी को भी डायरेक्ट किया था। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पीटर नाम का एक आदमी अपने बालकनी में खड़ा था। उसके फेस पर एक सन्नाटा छाया हुआ था, खौफ से भरा। तभी उसकी वाइफ की नींद खुलती है और वो अपने हस्बैंड को बालकनी में देखती है। वह उसे नॉर्मल बातें करने लगती है, पर पीटर उसे कोई जवाब नहीं देता और सडनली बालकनी से जंप कर देता है। यह सब कुछ ऐसे हुआ कि उसकी वाइफ शॉक्ड हो जाती है। जब वो बालकनी के नीचे देखती है तो उसे पीटर की लाश दिखती है। पीटर को याद रखिएगा, यह मूवी के बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अब मूवी नेक्स्ट सीन में शिफ्ट होती है और हम यूको को देखते हैं। वह एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है, जिससे एक ओल्ड लेडी एमा का ख्याल रखने का ड्यूटी दिया गया है। वह एमा के घर जाती है, जहाँ सभी सामान हमेशा की तरह बिखरा पड़ा था, जैसे किसी ने कई समय से सफाई नहीं की हो। मोस्टली जब भी यूको यहाँ आती है उसे घर पे सब कुछ बिखरा हुआ ही मिलता है, जबकि एमा इतनी ओल्ड थी और इतनी वीक थी कि खुद खड़े भी नहीं हो सकती थी, चल भी नहीं सकती थी। वह बोलती भी बहुत कम थी। यूको हमेशा की तरह घर साफ करने लगती है। सफाई करते हुए वो फर्स्ट फ्लोर में जाती है। वह फोन पर किसी से बात कर रही थी, तभी उसे क्लोजेट से किसी की आवाज आने लगती है। यूको जब क्लोजेट खोलती है फिर वो देखती है कि ऊपर के एथिक्स से आवाज आने लगती है और एक डरावनी फेस उसके सामने आ जाती है, जो उसे खींचकर ऊपर ले जाती है और उसे मार डालती है। यूको को मारने वाली हमारी मूवी की मेन लीड है, हमारी सुंदर भूतनी। फिर मूवी शिफ्ट होती है और हम कैरेन और डक को देखते हैं। वे दोनों कपल है, दोनों कॉलेज स्टूडेंट हैं। कैरेन हॉस्पिटल में पार्ट टाइम नर्स की जॉब करती है और ये वही हॉस्पिटल है जहां यूको भी काम किया करती थी। कैरेन हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां कैरेन को डॉक्टर एलेक्स बताते हैं कि यूको आज ड्यूटी पर नहीं आई, फोन भी रिसीव नहीं कर रही है, इसलिए कैरेन को एक दिन के लिए एमा का ख्याल रखना होगा, उसके घर जाना होगा। कैरेन जब एमा के घर पहुँचती है तब वो वहाँ यूको के साइकिल को देखती है। फिर जब वो अंदर जाती है तो पूरा घर बिखरा पड़ा था। तभी उसे एक रूम के डोर पर किसी के हाथ दिखाई देते हैं। वो लगातार डोर पर नॉक कर रहे थे। पहले तो कैरेन डर जाती है, फिर जब वो डोर खोलती है तो उसे जमीन पर एमा दिखती है। एमा के डर से हालत खराब थी। कैरेन उसे संभालती है पर एमा उससे कुछ भी नहीं बोलती। कैरेन एमा को साफ करती है और फिर घर के काम में लग जाती है। सफाई करते हुए कैरेन फर्स्ट फ्लोर पर जाती है, जहाँ उसे क्लोजेट दिखता है जिसमें अजीब सी आवाजें आ रही थी और किसी ने उस क्लोजेट के डोर को टेप से बंद कर दिया था। कैरेन जब क्लोजेट खोलती है तो उसे वहाँ एक बच्चा दिखता है जिसके गोद में एक बिल्ली थी। उस बच्चे के फेस और बॉडी पर चोट के निशान थे और वो बिल्कुल से चुप था। फिर कैरेन को एक डायरी मिलती है और कुछ फोटोज मिलते हैं जिसमें एक आदमी, औरत और यही बच्चा था। फोटो में उस औरत के फेस को फाड़ दिया गया था। वह उस बच्चे से बात करने की कोशिश करती है, उसे अपना नाम बताती है, तब वो कैरेन को अपना नाम तोशियो बताता है। फिर कैरेन एमा के रूम में जाती है, जहाँ एमा अकेले में बैठकर किसी से बातें कर रही थी और सामने कोई नहीं था। कैरेन जब से यहाँ आई थी वो तब से ही डरी हुई थी, क्योंकि यहाँ सब कुछ बहुत ही अजीब था। वो डरती हुई एमा से पूछती है कि आप किससे बातें कर रही हैं। तब एमा कैरेन से कहती है वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। फिर वो डरती हुई बेड पर लेट जाती है। तभी हम देखते हैं कि रूम के कॉर्नर से काले बालों की बनी हुई भयानक सी आकृति रूम में फैलती हुई एमा के ऊपर आ जाती है। अब हम एमा के लाइफ के पास्ट को देखते हैं, जब वो अपने फैमिली के साथ इस घर में रहने आई थी। एमा के बेटे मैथ्यू का ट्रांसफर अमेरिका से जापान में हुआ था, इसलिए वह अपनी पत्नी और एमा के साथ अपनी बहन सुजेन के साथ इस घर को देखने आया था। एमा घर के फर्स्ट फ्लोर पे जाती है और फिर छत को लगातार घूरने लगती है। जेनिफर मैथ्यू सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि एमा ने कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया था। इन सब के साथ एक ब्रोकर भी वहाँ पर आया हुआ था जो उन्हें ये घर बेचने वाला था। वह बाथरूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि टब में बहुत ही गंदा पानी भरा हुआ है। वह उसे साफ करने के लिए टब में अपना हाथ डालता है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो डर जाता है और अपने हाथ को खींचकर पीछे गिर जाता है। वह देखता है कि उसके हाथ में किसी लेडी के लंबे बाल थे। तभी मैथ्यू वहाँ पर आ जाता है। ब्रोकर खुद को संभालता है। मैथ्यू को यह घर पसंद आ गया था और फिर ब्रोकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जेनिफर मैथ्यू से कहती है कि उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि
उसे यहाँ की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही और भी प्रॉब्लम हो रही है। तब मैथ्यू उससे कहता है कि अगर जेनिफर का मन यहाँ नहीं लगेगा तो वो अपने ऑफिस में बात करेगा कि उसकी वाइफ का मन यहाँ नहीं लग रहा, इसलिए वो वापस अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। जेनिफर कन्वीनियंस स्टोर से सामान लेकर आती है और उसे खाकर वो रेस्ट कर रही होती है। तभी आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि खाना जमीन पर गिरा हुआ है। वो एमा से कहती है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे मांग सकती है, लेकिन फिर वो देखती है कि फर्श पर किसी के पैरों के निशान जो कि रूम के बाहर जा रहे हैं। इस वक्त घर में जेनिफर और एमा के अलावा कोई भी नहीं था और वो दोनों कमरे के अंदर ही थे। तो ये निशान किसका था, यह चेक करने के लिए जेनिफर निशान के पीछे जाती है। एमा बेड पर ही पड़ी रहती है। यहाँ आने के बाद वो काफी कमजोर हो गई थी। निशान का पीछा करते हुए जेनिफर फर्स्ट फ्लोर में पहुंच जाती है और रूम का डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैथ्यू घर वापस आता है तो वो देखता है पूरे घर में सामान बिखरे पड़े हैं। पता नहीं इस भूतनी को सफाई से क्या प्रॉब्लम है, अगर वो मुझसे मिलती तो मैं जरूर पूछती। मैथ्यू अंदर जाता है और एमा से पूछता है कि जेनिफर कहाँ है। वह रूम के बाहर की तरफ इशारा कर देती है। तब मैथ्यू फर्स्ट फ्लोर के रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है जेनिफर बेड पर पड़ी हुई है। उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ है, वह बोल भी नहीं पा रही। वो बहुत डरी हुई है और छत की तरफ देखी जा रही है। मैथ्यू जैसे ही जेनिफर के पास जाता है तभी उसे बेड के पास से एक बच्चा का साया दिखाई देता है। वो बहुत ही भयानक दिख रहा था और बहुत डरावनी आवाज में चिल्ला रहा होता है। फिर तभी रूम में किसी के दौड़ने चिल्लाने की आवाजें स्टार्ट हो जाती है। लाइट्स ब्लिंक होने लगती है। मैथ्यू बहुत ही डर जाता है। ऐसा लगता है जेनिफर को किसी शक्ति ने उठाकर बेड पर बिठा दिया है और फिर सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है, मतलब वे दोनों मारे गए। फिर मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि डॉक्टर एलेक्स एमा के घर पर आते हैं। वो काफी आवाज देते हैं कैरन को, पर गेट कोई नहीं खोलता। वो खुद गेट खोलकर अंदर आते हैं और एमा को आवाज देते हैं जो कि फर्श पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो मर चुकी थी। यह देखने के बाद वो कैरन को देखते जो बहुत डरी हुई थी। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और डिटेक्टिव नाकागावा भी आते हैं। डिटेक्टिव नाकागावा डॉक्टर एलेक्स से पूछताछ करते हैं। तब डॉक्टर एलेक्स उसे बताते हैं कि मैथ्यू और जेनिफर से वो तब मिले थे जब वो एमा के चेकअप के लिए हॉस्पिटल आए थे। वो यह भी बताते हैं कि कैरन वहाँ बस एक दिन की ड्यूटी के लिए आई थी। एमा के केयर करने की ड्यूटी यूको की थी जो कि कल से गायब है। बाहर उसकी साइकिल भी है। डिटेक्टिव पूरे घर की छानबीन करते हैं जहाँ उन्हें क्लोजेट से एथिक का रास्ता मिलता है। जब वे लोग वहाँ पहुँचते हैं तब उन्हें वहाँ जेनिफर और मैथ्यू की डेड बॉडी मिलती है और उन्हें एक खून से सना हुआ हड्डी भी मिलता है जो कि यूको का हो सकता था। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ डिटेक्टिव नाकागावा से कैरन बातें करती है। कैरन उन्हें बताती है कि उन्हें घर पर एक बच्चा भी मिला था जिसका नाम तोशियो था। डिटेक्टिव उसे एक फोटो दिखाते हैं जो कैरन को उस डायरी में दिखा था। वह बोलती है कि यह वही बच्चा है। फिर डिटेक्टिव नाकागावा उसे बताते हैं कि उन्हें एथिक में जेनिफर और मैथ्यू की बॉडी मिली है। डिटेक्टिव अपने सेक्रेटरी से बातें कर रहे थे। तब वो उन्हें बताता है कि 3 साल पहले जिस घर में वो हादसा हुआ था वो यही घर है। हमें फिलहाल उनकी बातें समझ में नहीं आती। अब मूवी का नेक्स्ट सीन आता है और हम मैथ्यू की बहन सुजैन को देखते हैं जो कि लेट नाइट काम करके ऑफिस से निकल रही होती है। वो स्टेयर यूज करती है। तभी उसे मैथ्यू का कॉल आता है। जब वो कॉल रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से क्रीपीएस्ट साउंड आ रही होती है जिसे सुनकर सुजैन डर जाती है। फिर वो नीचे उतरने लगती है तो उसे सीढ़ियों में किसी के चढ़ने की आवाज आने लगती है। वो नीचे देखती है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो डर जाती है और वो भागकर सिक्योरिटी रूम में चली जाती है और गार्ड को सब कुछ बताती है। गार्ड उसे वहीं छोड़कर चेक करने जाता है। तभी सुजैन सीसीटीवी मॉनिटर पर किसी लेडी के शैडो को देखती है जो सीसीटीवी के कैमरे की तरफ आ रहा था। उसका फेस बहुत ही डरावना था। यह देखकर सुजैन बहुत डर जाती है और जल्द ही ऑफिस से बाहर निकल जाती है और अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। जब वो लिफ्ट से ऊपर जा रही होती है तो हम लिफ्ट के ग्लास में देखते हैं कि लिफ्ट के बाहर टोशियो सुजैन को देख रहा है। सुजैन अपने रूम तक पहुंच जाती है जहां उसे उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वह उससे उसका फ्लैट नंबर पूछता है। फिर हम देखते हैं कि सुजैन की डोरबेल रिंग होती है। जब सुजैन डरती हुई गेट खोलती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तब उसे फिर से कॉल आती है और उसे फोन पर वही क्रीपीएस्ट साउंड सुनाई देती है। वह फोन पटक कर रूम के अंदर चली जाती है और चादर ओढ़ लेती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसके चादर के अंदर आ रहा है और वो चादर उठाकर देखती है तो उसे वही स्पिरिट दिखाई देती है जो उसे सीसीटीवी मॉनिटर पर दिखी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सुजैन की चीख बुझती है और वो गायब हो जाती है। मीन्स अब वो भी मर चुकी है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैरन डक के साथ बस से कहीं जा रही थी। अब उसका बिहेवियर पहले से चेंज हो गया था। वह हमेशा डरी हुई रहती है।
उसे बस के विंडो में उसी स्पिरिट का साया दिखता है और वो बहुत ही डर जाती है। घर आकर जब वो शावर ले रही होती है तभी उसे अपने बालों के अंदर किसी के हाथ महसूस होते हैं। यह सीन देखने के बाद किसी को भी शावर लेते टाइम अगर यह सीन याद आ गया तो फिर उसकी हालत खराब हो जाएगी। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर एलेक्स सीढ़ियों से उतर रहे थे। तभी उनके सामने एक लड़की दिखती है। डॉक्टर एलेक्स को लगता है ये यूको है। वो उसे आवाज देते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी उनका पैर स्लिप कर जाता है। वो फर्श को चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ ब्लड मिलता है। फिर जब वो यूको को ध्यान से देखते हैं तब उन्हें दिखता है कि यूको के पूरे बॉडी में कट्स है, ब्लड लगे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं और बाल बिखरे हुए हैं। जब वो मुड़ती है तब हम देखते हैं कि फेस में उसका जबड़ा ही नहीं है। मतलब हम एमा के घर के एथिक में जो ब्लड लगा बोन देखे थे वो यूको का था। यहाँ कैरेन इंटरनेट में टोशियो के बारे में सर्च करती है जहाँ उसे पता चलता है कि 2001 में उसी घर में एक फैमिली रहती थी जिसमें एक पति पत्नी और उसका बच्चा था। फादर ने अपनी वाइफ और अपने बेटे को मार डाला और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया था। टोशियो उस वक्त 8 साल का था और उसकी बॉडी बाथटब में मिली थी। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि जो घोस्ट उसे हर जगह हॉन्ट कर रही है उसका नाम कायोके है। उस आर्टिकल के नीचे उसे पीटर के सुसाइड का आर्टिकल भी दिखता है जहाँ उसे पता चलता है कि पीटर 51 ईयर का एक अमेरिकन प्रोफेसर था जो सुबह अपने बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लिया था। उसकी वाइफ इस इंसिडेंट की विटनेस थी। पीटर वही है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में सुसाइड करते हुए देखा था। कैरेन को इन दोनों इंसिडेंट में कनेक्शन लगता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव नाकागावा को वही सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें सुजेन ने कायोके के गोश्त को देखा था। यहाँ कैरेन प्रोफेसर पीटर के घर जाती है और उसकी वाइफ से मिलती है। पीटर की वाइफ इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। वह पीटर के कुछ पुराने फोटोज कैरेन को देखने के लिए दे देती है। पहले कैरेन को यह सभी फोटोज नॉर्मल लगती है, फिर वो फोटोज को ध्यान से देखती है तो वो देखती है एक लड़की है जो हर फोटो में है और ये कोई और नहीं कायोके है। इसके बाद कैरेन डिटेक्टिव नाकागावा से मिलती है। नाकागावा उसे बताते हैं कि वह घर श्रापित है, कोई भी उस घर पे जाता है तो यह श्राप उसे लग जाता है और कायोके का घोस्ट उसे मार डालता है। 3 साल पहले 3 डिटेक्टिव उस घर पे मरे हुए टोशियो की फैमिली के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गई थी और वो तीनों ही मारे गए। और अब हम सबको ये समझ आ चुका है कि आखिर उस घर से कनेक्टेड सभी लोग क्यों मर रहे हैं। इसका मतलब यह भी है डिटेक्टिव नाकागावा और कैरेन भी मरने वाले हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डिटेक्टिव नाकागावा को उस घर में जाते हुए देखते हैं। वो अपने साथ पेट्रोल लेकर घर के अंदर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर यह घर जल गया तो सभी बच जाएंगे। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करने जाते हैं तो उन्हें बाथटब में टोशियो का गोश्त मिलता है। वह खुद को संभालते इसके पहले ही कोई उन्हें बाथटब में डुबोकर मार डालता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैरेन को डक का मैसेज मिलता है कि वह उससे मिलने के लिए उसी घर में जा रहा है। एक्चुअली जब वो कैरेन से कांटेक्ट नहीं कर पाया था तो उसे लगा कैरेन उसी घर में होगी। यह जानकर कैरेन डर जाती है क्योंकि अगर डक उस घर पे गया तो यह श्राप उसे भी लग जाएगा। तो वो दौड़ती हुई उस घर में पहुंचती है जहां वो पीटर को देखती है जो कि जिंदा था और टोशियो से बातें कर रहा था। यह एक तरह से टाइम ट्विस्ट था जहाँ कैरेन 3 साल पहले की घटना को देख रही होती है। अब उसके सामने सब कुछ क्लियर होने वाला था। वो देखती है कि पीटर एक कमरे में जाता है जहाँ उसे बहुत सारी फोटोज मिलती है जिसमें टोशियो की पूरी फैमिली होती है और उसमें कायोको का फेस फटा हुआ था। फोटोज के ढेर में पीटर को कायोको का डायरी मिलता है जिसमें वो लिखती है कि मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ पर उसने आज तक कभी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा। कोई हमें अलग नहीं कर सकता। पीटर तुम मेरे हो। पीटर प्लीज मेरा हाथ थाम लो। पीटर को वहाँ अपने फोटोज में मिलते हैं। फिर उसे क्लोजेट के डोर पर कायोको के फोटो लगे हुए मिलते हैं और वो क्लोजेट का डोर ओपन करके इथिक का लॉक खोलता है जहाँ उसे कायोको की बॉडी दिखती है जो उस पर गिर जाती है। उसकी आंखें पीटर को घूर रही थी। उसे देखकर पीटर को और कैरेन की हालत खराब हो जाती है। पीटर फर्श पर गिर जाता है। इसी तरह वो खुद को संभालकर दूसरे रूम में जाता है जहाँ वो टोशियो को देखता है जिसके सामने उसके डैड की बॉडी फांसी पे लटकी हुई थी और वह उसकी बॉडी को झुला रहा था। टोशियो का फेस देखकर हम समझ जाते हैं कि उसकी भी मौत हो चुकी है। यह सब देखकर पीटर बहुत ही डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैरेन टोशियो के रूम में जाती है
जहाँ उसे कायाको के हस्बैंड की बॉडी दिखती है। फिर उसे वह दिन दिखाई देता है जिस दिन कायाको का डेथ हुआ था। कायाको के हस्बैंड को उसकी डायरी मिल जाती है और वो गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है, इसलिए वो उसका गर्दन तोड़ देता है और उसे मार डालता है। फिर अपने बेटे को बाथटब में डुबाकर मार डालता है और फिर खुद भी फांसी लगा लेता है। अब हमें समझ आ जाता है कि पीटर ने सुसाइड क्यों किया था। पीटर को कायाको का लेटर आया करता था जिसमें वो उससे कहती थी कि वह उसके क्लास में ही थी, पर पीटर ने कभी उसे नोटिस नहीं किया। पीटर जब इस घर पे आता है तो उसे इस घर का श्राप लग जाता है और कायाको का घोस्ट उसे भी हॉन्ट करने लगता है, जिस वजह से वो सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि कायाको की फैमिली के डेथ का जिम्मेदार वो खुद है। यह सब कुछ जानने के बाद कैरेन डक को खोजती है, जहां डक उसे घायल अवस्था में मिलता है। तभी कायाको का घोस्ट सीढ़ियों से रेंगता हुआ कैरेन के पास आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैरेन को हेल्यूसिनेशन होने लगता है। वो कायाको को डक समझ लेती है और उसे अपने गोद में उठा लेती है। तभी उसका भ्रम टूटता है तो वो देखती है कि उसके गोद में कायाको है। फिर वो पेट्रोल गिरा देती है और किसी तरह लाइटर से आग लगा देती है। बट फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि कैरेन हॉस्पिटल में है, जहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस वाले ने उस घर की आग को बुझा दी थी और कैरेन को भी हॉस्पिटल वही लोग लाए थे। कैरेन डक की बॉडी के सामने होती है, जहां हम देखते हैं कि वापस से उसी तरह की क्रीपीएस्ट आवाज आने लगती है और कैरेन के पीछे हम कायाको के घोस्ट को देखते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। मीन सब कैरेन को भी कायाको ने मार डाला है। तो अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो यह मूवी स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी है। मूवी में सस्पेंस बहुत ही जबरदस्त है। मूवी में जंप स्केयर भी बहुत है, पर मूवी में जो भूतनी का लुक है वो मुझे बिल्कुल भी डरावना नहीं लगा। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, बस इस मूवी को मैंने अकेले एंजॉय किया है। तो अगर आप खौफनाक दहशत से भरी हुई डर से सांसें अटक जाने वाली मूवी के शौकीन हैं, तो यह मूवी उस कंपेयर में बहुत फीकी है। इस मूवी के 3 पार्ट है, यह उसका फर्स्ट पार्ट था। बाकी 2 पार्ट में जल्द ही एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।